क्लास 7 हिस्ट्री का लेसन फर्स्ट, कहाँ कब और कैसे, इसका लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है ना। तो लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है कहाँ कब और कैसे। देखिए, इतिहासकारों ने अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को 3 भागों में बांटा। ये पहले पढ़ा चुका हूं, प्राचीन भारत या प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास। इसके पहले पाषाण काल पढ़ चुके हैं क्लास 6 में। ठीक है ना। तो इतिहास जब से स्टार्ट हुआ तब से पढ़ाई कर चुके हैं 6 में। अब इसके बाद की कहानी क्लास 7 में स्टार्ट होती है। ठीक है ना। तो यह वर्गीकरण मनुष्य के जीवन, समाज तथा देश के विकास के दौरान थे। इतना जो अलग अलग भागों में बांटा गया, तो ये सामाजिक स्थिति को देखा गया, राजनीतिक स्थिति को देखा गया। उसके अलावा शहरीकरण की किस प्रकार से नींव डाली गई, यानी कि सभ्यता का विकास कैसे कैसे हुआ, इसके आधार पर इसको 3 भागों में बांटा। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के रूप में। ठीक है ना। यहाँ पे कुछ छोटा मैप होना चाहिए था ना। देखिए, यहाँ पे पुराना ये प्राचीन मैप है जो आज के समय का नहीं है, बहुत पहले का समय है। जैसे ये वाला ऊपर वाला को कश्मीर बोलते थे, ये वाला को हिंद बोलते, ये थानेश्वर, ठीक है ना, प्रयाग, ये गौड़, पश्चिम बंगाल को पहले गौड़ कहा जाता था, फिर कहा जाता था कामरूप, असम को कामरूप, सबसे VVI। ये अभी रेलवे एग्जाम में सब पूछता है कि सबका प्राचीन नाम बताइए। अरुणाचल प्रदेश का नाम नेफा है ना, यहाँ कामरूप, बंगाल को गौड़, ठीक है, और न्यू मुरे द्वीप ये तो नया नाम भी है। तो ये प्रयाग, कन्नौज, फिर मथुरा, थानेश्वर, तो ये सब पुराना नाम है जो धीरे धीरे बदलाव आया। देखो मदुरई कहते उदाहरण था, यूरोप में मध्य काल लगभग 5वीं शताब्दी से आरंभ हुआ, जबकि भारत में यह 8वीं शताब्दी पहुंचा। देखिए, अब कहता है कि एक ही जगह पे ना सब होना चाहिए था परिवर्तन। मध्य काल अगर कहीं भी स्टार्ट होता है तो एक ही जगह पे स्टार्ट होता, एक ही समय स्टार्ट होता। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पिछड़े रहने के कारण हम लोग उसके कैटेगरी में बाद में आए, और पश्चिम सभ्यता वाले देश जैसे यूरोप ये पहले पहुंच गया। क्लियर है ना। आज भी क्या पश्चिमी सभ्यता जैसे हम लोग की स्थिति है? तो नहीं है। अमेरिका के जैसा इंडिया की स्थिति है? तो नहीं है। अमेरिका के अभी जिस स्टेज पे अमेरिका है, उस स्टेज पे हम लोग को आने में 2050 लग जाएगा, या हो सकता है इसको और पार कर जाए। तो अगर एक नया काल बांट दिया जाए कि न्यू कुछ नया काल, एक स्पेशल नामे रख दो, वो अगर नाम अभी पढ़े अमेरिका में, तो हमारे यहाँ पढ़ने में अभी कितना साल लगेगा? तो 50 या 100 वर्ष लग सकता है। लेकिन वो तो 50 वर्ष पहले, यानी कि 100 वर्ष पहले ही उस जगह को हासिल कर लिया। ठीक है, अपना सभ्यता संस्कृति को इतना पहले ले आया। इसी प्रकार से ये भी कह रहा कि यूरोप में मध्यकाल लगभग 5वीं शताब्दी, मध्यकाल होने के लिए जो क्राइटेरिया था उसको अचीव कर लिया कब? 5वीं शताब्दी में। 5वीं शताब्दी कितना से कितना? 400 से लेकर के 499 ईस्वी तक। ठीक है, 400 में वो 5वीं मध्यकाल में पहुंच गया। लेकिन इंडिया को मध्यकाल पहुंचने में कितना लगा? 8वीं शताब्दी, यानी 700 लेकर के 799 ईस्वी। कहता है, परंतु एक बात ध्यान देने की योग्य है कि इतिहास में काल या भाग नहीं होता है ना, कोई स्पेशल काल नहीं होता। तो इसको बस अपना अनुसार पढ़ने के लिए, ठीक है, सुविधा के अनुसार, सुविधा बनाने के लिए इसको क्या किया जाता है? कई कालों में डिवाइड कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। कक्षा 6 में यानी 6 क्लास में आपने प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन किया था। 7वीं कक्षा में आप मध्यकालीन भारतीय इतिहास को अध्ययन करेंगे। तो पहले किसके अध्ययन किए थे? प्राचीन भारत। अब हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास को भी 2 भागों में बांटा गया। एक पूर्व मध्यकाल। अब पूर्व मध्यकाल मतलब मध्यकाल के पहले, और उत्तर मध्यकाल मध्यकाल के बाद। अब पूरब दिशा नहीं है, उत्तर दिशा नहीं है। पूरब मतलब पहले और उत्तर मतलब बाद। ऐसे ही वैदिक सभ्यता ही पढ़े थे, एक उत्तर वैदिक काल और एक वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक, ऐसे एक पोस्ट वैदिक काल होता है ना। तब पूरब वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। लेकिन इसी को 2 भागों में बांट दिया, एक वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। आगे वैदिक काल आया था कितना से कितना? 1500 से लेकर के 600, और 600 से लेकर के 1500 से लेकर 1000, और 1000 से लेकर के 600, और 600 के बाद 400 तक महाजनपद काल आया था। समझ में आ रहा ना।
तो कहने का मतलब है कि वहां पे भी इसको दो नाम होता है, एक उत्तर पूरा वैदिक और दूसरा उत्तर वैदिक, लेकिन एक वैदिक रहा और दूसरा उत्तर वैदिक हुआ। उत्तर मतलब बाद में और पूरा मतलब पहले, याद रहेगा। ये डायरेक्शन संबंधी चीजें नहीं है, ये कालखंड को बताता है। उत्तर मतलब बाद में और पूरा मतलब पहले। क्लियर है? तो पूर्व मध्यकाल से, तो पूर्व मध्यकाल कितना से कितना को कहते हैं? तो 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक। ये भारत की एक इतिहास का चर्चा है। अगर ये यूरोप के इतिहास पढ़ते तो पूरा मध्यकाल किसको कहते? 500 ईस्वी से लेकर के चाहे जितना हो, लेकिन स्टार्ट होता 500 से, 5वीं शताब्दी से स्टार्ट होता है, 499 से 400 से स्टार्ट होता। तो यहाँ पे 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक के काल को क्या बोलते हैं? पूर्व मध्यकाल। क्या बोलेंगे? क्लियर। उसके बाद उत्तर मध्यकाल 13वीं से लेकर 18वीं तक, और 18वीं यानी 1700 से लेकर के 1799। 1773 में क्या हुआ था बताइए? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था अंग्रेजों के द्वारा भारत में। इसी समय से कहा जाता है कि भारत अब आधुनिक भारत में प्रवेश कर गया, या 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद। तब बताइए 17वीं शताब्दी में आधुनिक भारत में हम लोग इंटर किए, है ना? 1700 समथिंग में ना, तो 18वीं शताब्दी वही ना हुआ। अरे अभी तो बोले 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, उसके बाद से काल को कहा जाता है आधुनिक भारत। तो ये कब हुआ था? 1707 यानी 18वीं शताब्दी। क्लियर है? तो 13वीं से लेकर 18वीं तक, 18वीं के बाद के काल को क्या बोलते हैं? वो स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत आता है, या फिर समसामयिकी के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गई? ठीक है। तब मध्यकाल को कितने भागों में बांटा? 2 भाग, एक पूर्व मध्यकाल और दूसरा उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्य का कालखंड बताइए। 500 से 5वीं शताब्दी से लेकर के 8वीं शताब्दी। ठीक है, 5वीं से लेकर के 8वीं, बोल तो यही रहे हैं। 8वीं से लेकर 13वीं, 8वीं से लेकर के 13वीं, और 13वीं से लेकर के 18वीं। वो 5वीं आ गया था यूरोप वाला। तो ठीक है। पहले भाग में नए नए राज्यों का उदय हुआ, यानी 8वीं से लेकर के 13वीं तक के नए नए राज्यों का उदय हुआ। क्या इस समय मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आए थे? तो आए थे। 712 ईस्वी में अब्दुल हज्जाज के सेनापति मीर कासिम भारत पर आक्रमण किया था। कितना में? 712 में पहला मुसलमान जो भारत में आया था, आक्रमण किया था, वो कौन? मोहम्मद बिन कासिम। याद रखिएगा, कब आया था? 712 ईस्वी में। क्लियर है ना? कितना में? 712। यहीं से मुस्लिम राज्यों का उदय। तो 8वीं शताब्दी हो गई, तो 8वीं से 13वीं शताब्दी तक। क्लियर है? कहता है उनके मध्य संघर्ष चला, राज्यों का उदय हुआ, उनके मध्य उसके बीच संघर्ष चला, सामंतवाद की उत्पत्ति आदि का इतिहास समाहित हुआ। अब यहाँ पे सामंती व्यवस्था आया, यानी राजा के बाद अगला पद, अगला पद के अगला पद, इस प्रकार से सबसे बड़ा राजा होगा, उसके बाद बहुत से। ये यूरोप में था, राजा के बाद ड्यूक, ड्यूक था, ड्यूक के बाद बैरन, बैरन के बाद नाइट, नाइट के बाद कृषक, कृषक के बाद कमी। तो इस प्रकार से सामंती व्यवस्था थी। क्या प्रॉब्लम है? इस प्रकार से क्या था? सामंती व्यवस्था। करंट कहता है दूसरे भाग में मुगल साम्राज्य, जाके उधर, दूसरे भाग में मुगल साम्राज्य की स्थापना, और दूसरे भाग में किसकी स्थापना हुई? मुगल साम्राज्य। तब मुगल साम्राज्य कब से कब तक? 13वीं से लेकर 18वीं तक, 13वीं से लेकर के 18वीं तक, 13वीं से लेकर के 18। मुगल काल कब से कब तक माना जाता है? 13वीं से लेकर के 18वीं तक, है ना? ऐसे मुगल का नींव बाबर ने डाला था 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध से। किससे? पानीपत के प्रथम युद्ध से। किससे जो डाला था? पानीपत के प्रथम युद्ध से। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना, भारतीय राज्यों के साथ उसका संघर्ष। अब भारतीय जो राजा थे तो मुगलों के साथ किस प्रकार से संघर्ष हुआ, इसके बारे में भी अध्ययन किया गया। हाँ, पूछो पूछो। अरे वो पूछेगा तो काम चलेगा। देखिए
भारतीय राज्यों के साथ उसका संघर्ष चला। भारतीय समाज, धर्म एवं संस्कृति पर इस्लाम का प्रभाव हुआ। अब बताना कि मुसलमान धीरे धीरे भारत आ गए थे 712 ईस्वी में, ठीक है। तो इसके बाद इनका मुसलमानों का प्रभाव यहाँ पे बहुत ज्यादा पड़ा तथा एक नए इंडो इस्लामिक यानी भारतीय और इस्लामिक, इंडो इस्लामिक, इंडो मतलब भारतीय, इंडो क्यों कहा गया था से पहले बता चुके हैं। हिंद कहा जाता था भारतीय लोगों को, इंडस नदी किनारे ये लोग बसे थे। इस तो इंडो इस्लामिक की संस्कृति का विकास का विवरण है। अब देखिए ऐसा क्यों, जब यहाँ लोग मुस्लिम लोग भारत आए तो यहाँ से कुछ सीख करके गया और यहाँ बहुत दिन रह गया, तो उसकी भाषा को हम लोग कुछ सीख लिए, तो दोनों की भाषा क्या हो गई, मैच कर गई, यानी सभ्यता संस्कृति भी यहाँ की मैच कर गई। तो इस वजह से अब ना पूरा पक्का मुसलमान है और ना पूरा पक्का हिंदू है, तो दोनों की अलग, दोनों की क्राइटेरिया मिल गया। तो इसी को कहा गया इंडो इस्लामिक संस्कृति। क्या कहा गया, इंडो इस्लामिक संस्कृति का विकास। इस प्रकार दोनों कालों में यानी 8वीं से लेकर 18वीं तक, एक 8वीं से 13वीं था और दूसरा 13वीं से 18वीं, तो दोनों को मिला दिए कालखंड को, तो क्या कहलाया 8वीं से 18वीं तक। तो पूरा मध्यकाल कहाँ से कहाँ, 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के मध्य काल मिलाकर मध्यकालीन भारत की संज्ञा दी गई। 15वीं सदी के अंत में यूरोपीय शक्तियों का व्यापार भारत आने लगी थी। अब धीरे धीरे 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था, 1498 में। वास्को डी गामा भारत कब आया था, 1498, ठीक है। तो अब यूरोपीय भी धीरे धीरे भारत में क्या करने आने लगे। वही कहता है कि 15वीं शताब्दी के अंत में, तो 15वीं शताब्दी का अंत कब होगा, 15वीं शताब्दी कहाँ से कहाँ तक के काल को कहा जाएगा, 1400 से 1499। तो 1498 में आया था वास्को डी गामा, तो अंत हो गया 15वीं शताब्दी का अंत। तो 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोपीय शक्ति व्यापार के लिए भारत आने लगी थी। 18वीं शताब्दी के मध्य से अंग्रेज ने राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने लगा। धीरे धीरे आई बता ना, 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में क्या लाया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसके बाद सत्ता अंग्रेजों के हाथ में चली गई। एक पहले छुटपुट थी, न उतना स्ट्रॉन्ग अंग्रेज थे न उतना स्ट्रॉन्ग मुगल थे, बीच बीच में चलते थे। लेकिन जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट भारत आया, ये बार बार बोल रहा हूँ, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जब भारत आया, उस समय से भारत के काल में अब अंग्रेज का पूर्ण रूप से अधिकार हो गया। क्लियर है। तो नियंत्रण स्थापित कर और धीरे धीरे समस्त मतलब पूरे समस्त भारत पर अपना प्रभुत्व तथा शासन स्थापित कर लिया। अंग्रेजी शासन को भारतीय इतिहास का आधुनिक काल माना जाता है ना। अभी देखिए, तो आधुनिक काल 18वीं के बाद खत्म हो जाए कि नहीं, अति प्राचीन। अब स्टार्ट होगा आधुनिक। 18वीं शताब्दी के बाद वाले काल को क्या कहा जाएगा, आधुनिक काल कहा जाएगा। तो बताइए मध्यकालीन भारत कितना से कितना ईस्वी में, शताब्दी बोलिए, 800 से लेके 1800, लगभग 1000 वर्ष चला, 1000 वर्ष चला, 1000 वर्ष मध्यकालीन भारत चला, मध्यकाल इतिहास चला, ठीक है ना। इसमें लगभग मुसलमानों ने राज्य किया। भारत पर किसने राज्य किया, मुसलमानों ने राज्य किया। लेकिन मुस्लिम में ने खास करके कुतुबुद्दीन ऐबक से यानी 1206 के बाद ही माना जाता है कि मुसलमान के काल। इसके पहले थोड़ा सा मोहम्मद गोरी के भी थोड़ा सा छोटा छोटा कालखंड रहा, लेकिन इसके पहले पृथ्वीराज चौहान को हिंदू शासक ही था, ठीक है। मध्यकालीन इतिहास के अध्ययन के लिए इतिहासकारों ने कई स्रोत की सहायता ली। तो इसके लिए बहुत सा सोर्स इकट्ठा किए और इतिहास लिखे। इसमें पुरातत्व, प्राचीन भारत भी ऐसे ही लिखा गया था, पूर्व अभिलेखों के सहायता से, सिक्के की मदद से, वास्तुकला कि वहाँ की वास्तुकला क्या थी, साहित्य, यात्रियों का वृत्तांत। जैसे यात्रियों का वृत्तांत में पहले पढ़ाए थे, 4 विदेशी यात्री भारत आए थे खास करके, जिसमें कौन कौन था, सबसे कि कौन कौन के बारे में पढ़ना बताइए। कुछ दिन पहले संस्कृत में 10 क्लास में पढ़ाए थे, 4 लोग भारत आए थे। पहला का नाम बताइए, पहला का नाम बताइए, यात्री का नाम। यात्री वृत्तांत में सबसे पहला आदमी का नाम क्या था, मेगास्थनीज, उसके बाद फायान, उसके बाद हेनसांग और लास्ट में इत्सिंग था ना। तो ये 4 यात्रा वृत्तांत के दौरान भारत में बहुत से अध्ययन किया और उसका पूरा विवरण लिख डाला कि भारत की स्थिति कैसी थी उस समय।
कहता है इतना ही। तो यात्राओं के वृत्तांत आदि प्रमुख थे, ये सबसे इकट्ठा करके और भारतीय मध्यकाल लिखना प्रारंभ कर दिया। इनमें से कई स्रोत देश की भौगोलिक स्थिति को ही बताता है कि देश की भौगोलिक सिचुएशन कैसा था। कभी कभी स्रोतों के द्वारा बताए गए स्थानों का नाम बदले जाने के कारण इतिहासकारों ने को नए नाम ढूंढना पड़ा, है ना। पहले कुछ अलग, जैसे श्रीलंका का पहले नाम था सिलोन, अब हो गया श्रीलंका। तब पहले वाला किताब मिला था सिलोन नामक स्थान पे ऐसा चीज है। अब आज के डेट में अगर वो वाला किताब हमको पढ़ने के लिए मिल जाएगा तो श्रीलंका तो लिखा नहीं ना मिलेगा, वो तो सिलोन मिलेगा। अब उस समय के वो किताब में मिला सिलोन की चर्चा। अब हम लोग सिलोन ढूंढेंगे, अरे सिलोन है कहाँ, तो मुश्किल पड़ेगा कि नहीं। वही कहता है कि इतिहासकारों को कभी कभी नए नाम ढूंढना पड़ता है। अरबी लेखकों ने इंडस को हिंदुस्तान या हिंद कहा, पहले भी बताए थे। अरबियों ने कहा था, कौन कहा था? अरबी लेखकों ने इंडस को हिंदुस्तान या हिंद, हिंदुओं की भूमि का नाम दिया। उत्तर अफगानिस्तान को उन्होंने काबुल या कबुलिस्तान तथा दक्षिण अफगानिस्तान को जाबुल या जबुलिस्तान कहा। याद रहेगा। पूर्व उत्तर सबसे पहले अफगानिस्तान की राजधानी भी काबुल है, और यहाँ पे वो काबुल नामक नदी भी प्रवाहित होती है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़े थे 7 नदियों का मेल, ठीक है, जिसमें पंजाब के 5, एगो सिंधु 6 और एगो काबुल नदी 7 नदियों के मेल उसमें बताया जाता है। 7 नदियों का जो जगह है उसी को इंडस कहा गया था, सिंधु सभ्यता कहा गया था, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसको कहता है तो उत्तर वाले को काबुल या कबुलिस्तान और दक्षिण वाले को जाबुल या जबुलिस्तान नाम दिया गया। ये किसको नाम दिया गया? अफगानिस्तान को। किसको? अफगानिस्तान को। उनके अनुसार सिंधु घाटी के नीचे आई गया सिंधु घाटी। सिंधु घाटी के नीचे सिंध का राज था। किसका नाम राज था? सिंध का। अरबी भूगोल शास्त्री अल इद्रासी ने भारत के मानचित्र में वर्तमान दक्षिण भारत को उत्तर भारत की जगह दिखाया, है ना, और श्रीलंका को भारत के उत्तर में बताया, उल्टा पलटा। श्रीलंका भारत के उत्तर में है कि श्रीलंका भारत के दक्षिण में है, ठीक है। श्रीलंका को भारत के उत्तर में स्थिति बताया। अपने मानचित्र में उसने उप महाद्वीप के विभिन्न स्थानों का नाम अरबी में लिखा था। उसने प्रमुख कुछ स्थान कन्नौज, जो वर्तमान के उत्तर प्रदेश में दिखाया है ना। कन्नौज ये आज भी है, उत्तर प्रदेश के जिला है कन्नौज, ठीक है ना। 1720 के दशक में अब फ्रांसीसी मानचित्र ने भारत का मानचित्र बनाया था। भारत का मानचित्र किसने बनाया था? तो फ्रांसीसी व्यक्ति ने बनाया था। कब बनाया था? 1720 में। भारत का मानचित्र कौन बनाया? फ्रांसीसी व्यक्ति, ठीक है, एक फ्रांसीसी मानचित्रकार भारत का मानचित्र। यह वर्तमान भारतीय मानचित्र में मिलता जुलता है ना। ऐसा मानचित्र जो आज भारत के सही मायने में है वही पहले बना दिया था। पहले तो कोई एरोप्लेन का नहीं था, पहले कोई सैटेलाइट नहीं था, तो लोग मानचित्र कैसे बनाओगे? बड़ी टेंशन वाली बात थी। लेकिन फिर भी वो स्केच करके बना दिया इतना बड़ा एरिया को। अचुआ वाल के मानचित्र बनाना रहेगा अपने गांव के तो ही बहुत झमेला है, लेकिन वो उस समय भी भारत का मानचित्र बना। तो भारत का मानचित्र कौन बनाया? फ्रांसीसी व्यक्ति बनाया था। कहता यूरोपियन, जिससे फायदा ये होता था मानचित्र के साथ का ही यूरोपियन नाविकों तथा व्यापारियों को महाद्वीप की यात्रा करनी होती थी, ठीक है ना। इन दोनों मानचित्रों में भिन्नता होने के कारण इन्हें दो देशों के व्यक्तियों को अलग अलग समय और भाषा बनाए थे। यूरोप में की अपेक्षा अरब से लोग भारत में पहले आए थे। कहता है कि यूरोप की अपेक्षा अरब से लोग भारत में पहले आए थे। पहले कहाँ लोग आए थे? भारत में आए थे। इन्होंने यहाँ का समस्त विवरण अरबी में लिखा था। किस भाषा में लिखा था? अरबी भाषा में लिखा था। कौन भाषा में? अरबी। तो अरबी भाषा में परिवर्तन होने से आरंभिक अरबी लेखे के बाद के लेखकों को विवरण में भी भिन्नता थी, यानी सब लेखक के अलग अलग। देखिए अब बताइए ना, श्रीलंका को लोग उत्तर दिशा में बता दिया और भारत को दक्षिण दिशा में बताया। तो इस प्रकार से कई के लेखक जो बार बार हुए तो अगला को देख करके ना लिखेगा, वो कुछ अपना सोची समझी रहेगी। तो इस प्रकार से उनको बहुत कठिनाइयां आती थी। आरंभिक लेखक जैसे मीना उस सिराज, ये भी आई है, ठीक है, मीना उस सिराज इसने फारसी में लिखा था। ना केवल वर्तमान पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के मध्य को हिंदुस्तान का नाम दिया, जबकि बाद में के लेखों में वर्तमान भारत को हिंदुस्तान था। तो पहले भी हिंदुस्तान था और बाद में। तब मीना उस सिराज, याद रखिएगा, ये बहुत भी आई है।
मीना उज सिराज, मीना उज सिराज, मिनहाज उज सिराज, ये फ्रांसीसी लेखक था, इतना याद रहेगा। फारसी भाषा, फ्रांसीसी फारसी लेखक था। कहता है मिनहाज उस सिराज ने केवल भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में लिखा। इस क्रम में उसने अपने विवरण में बिहारों की समृद्ध बिहार की भूमि के लिए अर्ज ए बिहार शब्द का प्रयोग किया। बिहार की भूमि को, ये VVI क्वेश्चन है, बिहार की भूमि को मिन्ना उस सिराज ने बिहार की भूमि को क्या कहा? बिहार की भूमि को उसने कहा अर्ज ए बिहार। क्या कहा? अर्ज ए बिहार। याद रहेगा, मिन्ना उस सिराज ने बिहार की भूमि को अर्ज ए बिहार कहा। क्या कहा? अर्ज ए बिहार, अर्ज ए बिहार। क्या कहा? अर्ज ए बिहार कहा। संभवतः इसीलिए इसी शब्द के आगे चलकर हमारे प्रांत का नाम बिहार पड़ा। पहले बिहार को विहार कहते थे, घूमने के स्थान को विहार कहा जाता था, ठीक है। लेकिन मिन्ना उस सिराज ने बहुत पहले बिहार के बारे में लिख दिया था कि एक जगह है, ऐसा ऐसा जगह है, इस जगह का नाम बिहार, बिहार उस क्या नाम था इसका? अर्ज, बिहार ए अर्ज, बिहार ए अर्ज, इसी के नाम पर अर्ज ए बिहार। फोन किनका है? कट ले दो, कोई फायदा नहीं। इसी शब्द से आगे चलकर हमारे प्रांत का नाम बिहार पड़ा। परंतु उत्तर मध्य काल के स्रोत जैसे बाबर, ठीक है, ये कौन है? मुगल बादशाह है। बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के औरंगजेब, शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। इतना इंपॉर्टेंट है, याद रखता है ना। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये मुगल इंपॉर्टेंट शासक थे। इसके अलावा भी बहुत से मुगल शासक हुए, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई, 3 फरवरी 1707 में। उसके बाद से थोड़ा ठीक है। तो बाबर, बाबर बीचों में छोड़ दे जी। बाबर एवं हुमायूं की आत्मकथाओं में राजनीति के साथ यहाँ की जंगल, जीव जंतु और संस्कृति का भी उल्लेख है। संस्कृति मतलब कि आप कल्चर क्या था, है ना, शादी विवाह का तरीका क्या था, लोग जन्म लेते थे तो उसके बाद कुछ क्या होता था, मरते थे तो दाह संस्कार होता था कि नहीं होता, सीधे गाड़ दिया जाता है कि बहा दिया जाता है कि जला दिया जाता है। तो इस प्रकार से सभ्यताएं किस प्रकार के थी, तो ये भी उसमें लिखा था। तो हुमायूं की आत्मकथा, ठीक है, एक बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी, और हुमायूं की आत्मकथा हुमायूं नामा, है ना। बाबर की आत्मकथा क्या कहलाया? तुझके बाबरी, और हुमायूं की आत्मकथा हुमायूं नामा। हुमायूं के आत्मकथा गुलबदन बेगम ने लिखा, बाबर की, हुमायूं की बहन यानी बाबर की बेटी। देखिए, तो मिनहाज उस सिराज के समय दिल्ली सल्तनत का काल था। जिस समय मिन्ना उस सिराज भारत आया, उस समय किसका व्यवस्था चल रही थी? राजनीतिक व्यवस्था किसका चल रही थी? दिल्ली का सल्तनत, ठीक है ना। दिल्ली का सल्तनत सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव डाला। दिल्ली का सल्तनत का नींव किसने डाला? कुतुबुद्दीन ऐबक। और मुगल का नींव किसने डाला? बोलिए, बाबर ने। मुगल का नींव किसने डाला? बाबर। और दिल्ली सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली सल्तनत कुतुबुद्दीन। कहता है कि दिल्ली सल्तनत जबकि दक्षिण सल्तनत के अधीन नहीं था। उत्तर भारत दिल्ली सल्तनत में था, लेकिन दक्षिण भारत इसके कब्जे में नहीं था। ये कौन बताया? मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज। क्लियर हो रहा है? जबकि मुगल काल के स्रोत में दक्षिण भारत के हिंदुस्तान का अंग बताया। जिस समय मुगल का स्रोत था, मुगल का राज्य था, उस समय उत्तर भारत से लेके दक्षिण भारत तक एक ही राजा थे, एक ही साम्राज्य था। वो कौन था? मुगल था। क्लियर हो गया?
दक्षिण भारत हिंदुस्तान का अंग बताया। अमीर खुसरो ने जब हिंद लिखा तो तात्पर्य था भारत में केवल भौगोलिक स्थिति भारत की, तो अमीर खुसरो हिंद बताया। अमीर खुसरो क्या बताया? हिंद। उस समय भारत की एक राष्ट्र के रूप में लेखकों का उल्लेख नहीं किया जाता था। इस प्रकार पूरब और उत्तर मध्यकाल में स्रोतों में हम अंतर पाएंगे। अब देखिए इसके बाद अब अगला लेक्चर में, ठीक है ना। चलिए तो आज बस इतना ही, अगला लेक्चर में फिर से आते हैं।